अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हेलो दोस्तों, SRN रजवी नेटवर्क हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कहानी की तरफ चलते हैं। आज के कहानी का नाम है दो बैलों की कहानी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। कहते हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता या उसे यह पदवी दे दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींग का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसे खराबी सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थायी विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं न देखा। कादचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का भी जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तथा उसका स्थान गधे से नीचा है। छुरी काकी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन के बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुण शक्ति है जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों से घनिष्ठता होते ही थौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खेलते तो एक दूसरे को चाट चुट कर अपने थकान मिटा लेते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूठी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूठी के साले गया को घर तक गोई ले जाने वाले दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियों पकड़कर आगे पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते।
मारता तो दोनों सींग नीचे करके हु करते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथे क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख्य भाषा में सलाह की, एक दूसरे कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाला और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इन समय दुगुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा खराव लटका रखा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखें में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गद्द हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम, लिग्न और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का कोई साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने डोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरफ बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा और कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छुता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो था ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गाय ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दय ने हीरा को नाक पर खूब डंटे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख्य भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इतनी ही जान ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार से कहाँ बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहाँ तो देखूं तो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों ने पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी उलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गाय और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सहलत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा और लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इतनी भूख तो शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख्य भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, चुराकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाके में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ के ऊपर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फुआ वाले बैल भागे जा रहे। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछे किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिंग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठ और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोस्तों, यहाँ बैल जैसा एक जानवर है जो अपना धर्म नहीं भूल रहा है, लेकिन मनुष्य अपना धर्म भूल रहा है और ये हिंसा करता है। लेकिन ये बैल अहिंसावादी है, ये अपना धर्म नहीं भूला। और आगे कहानी, अरे यह क्या, कोई सांड चरा रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयानक सुंदर है। मोती ने मुख्य भाषा में कहा, बुरे फल से जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहाँ मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट मारे। मैं आगे से रगड़ता, तुम पीछे से रगड़ो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा।
मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने गिरा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे भी अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे पहलू में सींग भोंक दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। यानी कि दो बैलों ने सांड को हरा दिया। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मान करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2-4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ में था, निकल गया। मोती सीधे सींचे हुए खेत में था, उसमें खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ एक बैल जब फंस जाता है तो दूसरा भी नहीं भाग पाता है। बोलता है कि मेरा दोस्त फंस चुका है, इसलिए मैं भी अब अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इसमें तो गया भी अच्छा था, इससे तो गया भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मीठी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर करते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था, अपने नुकीली सिंह दीवार में गड़ा दिया और जोड़ मारा तो मिट्टी का एक छिप्पर निकल आया। फिर उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कौजी हौज का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने कई डंटे रसीद किया और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने परे परे कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किसी काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाती। इतनी भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सच है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर वह दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसमें दुगनी शक्ति से उसका धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी निकल गए, पर गधे अभी तक जियो के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं भी पकड़ लिए गए तो क्या होगा, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर नहीं लगता, हम यहीं पर रहेंगे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागूं या न भागूं।
मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पर रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, मैं छोड़कर चला जाऊँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो होना ही है। 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची कि इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतनी ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उससे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे रहे। किसी ने चारों का एक तीर भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए उठाना उठ जाता था, ठठडियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दढ़ियाल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हे में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अत्यंत जान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में कोई संदेह न था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अस्पर्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिनों बाद उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियाल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे कांप तो न उठा सकते थे, बेचारे पांव तो नहीं उठा सकते थे, पर उस भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर इनके स्वार्थी है सब। किसी को किसी की चिंता नहीं है कि उनके 2 भाई बाधित के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जान देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियाल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, दूसरा झूरी की रस्सियां पकड़ लिया। दढ़िया ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ लिया। झूरी ने कहा, मेरे बैल? तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम में लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले आओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या इख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो उस व्यापारी ने कहा, ये मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े। दढ़ियाल झल्लाकर बोला कि जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाकर दढ़ियाल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया, दढ़ियाल भागा। मोती पीछे पीछे गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वहां पर व्यापारी का रास्ता देख रहा था। व्यापारी दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था
और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस भी रहे थे। जब व्यापारी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे साधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी, 2 बैलों की कहानी। तो समाप्त हो गया। अब अगली कहानी आगे के एपिसोड में लेकर आऊँगा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।